हेलो एवरीवन, आई एम मनीषा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज हम द हिंदू का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज है 12 जुलाई। तो 12 जुलाई का ये आपका जो लेक्चर रहेगा, इसमें हमने जो है वो सारे के सारे द हिंदू के एडिटोरियल्स एंड आर्टिकल्स जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सभी डिस्कस किए हैं। तो आप मेरे साथ लेक्चर के एंड तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। तो आज का कोट है कि सफल व्यक्ति वही है जो सुबह उठकर पहले ये तय करता है कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं और रात तक वह उन सारे कामों को कई परेशानियों के बाद भी पूरा कर लेता है। सो बेसिकली क्या होता है कि देखिए कि सफलता का एक जो हम जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो इसका एक ही मंत्र है कि आप जो चाहते हैं अगर आपको वो पाना है तो आपको पहले क्या करना होगा, सोचना होगा कि आज आपके टारगेट्स क्या हैं और उन टारगेट्स को पूरा करने के लिए आप किस तरह से स्टेप्स लेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, आप वो स्टेप्स को ज़रूर पूरा करेंगे। किसी भी तरह से आप अपना जो आज का टारगेट है वो कंप्लीट कर ही लेंगे। देखिए, जिस इंसान को जो है वो करना होता है ना कोई काम, वो उसके लिए बहाने नहीं ढूंढता है। तो वही है कि बहाने लाइफ में नहीं ढूंढने और आपने कोशिश करनी कि किसी भी तरह से आप अपने टारगेट को पूरा करके ही दिखाएं। ठीक है, तो इसी कोड के साथ में आज का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहले आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन है कि हु रिसेंटली बिकेम इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इंडिया की तरफ से कौन बना है? तो ऑप्शन ए है टी.एस. त्रिमूर्ति, बी रुचिरा कंबोज, सी ताराजीत सिंह संधू एंड डी पूजा कपूर। तो आपने जो है वो पहले वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपने आंसर देना है। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी रुचिरा कंबोज। तो रुचिरा कंबोज जो है वो अभी यहाँ पर है इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, तो ये यहाँ पर बन गए। ठीक है, तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा देख लेना है। चलिए, हमारे पास आज का पहला जो आर्टिकल है वो है कि रुपी की जो वैल्यू है वो और ज़्यादा 19 पैसे से और ज़्यादा गिरावट इसमें देखने को मिली है। तो बोला कि रुपी जो है वो डेप्रिशिएट कर गया है 19 पैसे से टू क्लोज एट फ्रेश लाइफ टाइम लो 79.45 रुपी जो है वो $1 के बराबर हो गया है। ठीक है, तो $1 जो है वो 79.45 रुपी के बराबर हो गया है। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर बोली जा रही है। अब बोल रहा है कि विद द यूएस इकोनॉमी एडिंग जॉब्स एट एन इम्प्रेसिव पेस इन जून। तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करवाना शुरू कर दी। अपने कुछ टैक्स स्लैब्स में इंटरेस्ट रेट्स में इन्होंने कुछ जो है वो चेंजेस किए थे, उसकी वजह से ये जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। आपको पता है कि इंडिया ने बहुत सारे मेजर्स लिए, जैसे गोल्ड का एक हमने एक्सपेक्ट देखा था। ठीक है, तो जिस वजह से लोगों ने जो है वो गोल्ड का आउटफ्लो जो है वो कम हुआ, तो वो सब चीज़ें देखने पड़े, उसका भी कुछ खास असर पड़ा नहीं। एफपीआईज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से पी नोट्स के जरिए पैसा जो है वो बाहर जा रहा है, तो वो सब चीज़ों को भी आपने साथ में याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सवाल है। आप देखिए कि ये सब चीज़ें जो है वो रिलेटेड आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन है कि विच कंट्री इज करंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर? यूएस, चाइना, रशिया एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये सवाल जो है मैंने आपसे प्रीवियस लेक्चर में भी पूछा था, तो आई होप आपने इसका करेक्ट आंसर जो है वो दे दिया होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। तो इंडिया की यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अनुसार यूएस के साथ में हम सबसे ज़्यादा बायलेटरल ट्रेड करते हैं। अगर हम इसके वर्थ देखें तो 119.42 बिलियन यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स के बराबर है। और सेकेंड लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर चाइना है। बहुत ही एक तरह से ऐसी बात है कि चाइना के साथ में हम सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आ रहा है कि नीड सिस्टम टू आइडेंटिफाई इलीगल लोन ऐप्स। तो क्या हो रहा है कि ऐसी बहुत सी इलीगल लोन ऐप्स हमें देखने को मिलती हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पड़ता है, ये वो सब चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। तो वो सब चीज़ें, तो बोले कि मैनी ऐप्स एग्जिस्ट इन गूगल प्ले। वहाँ पर इस प्ले स्टोर में जो है वो ऐसी ऐप्स पड़ी हुई हैं जो कि आरबीआई के नॉर्म्स के अगेंस्ट है। ये तेलंगाना की गवर्नमेंट बोल रही है। चलिए देखते हैं इस आर्टिकल में क्या है। तो बोल रहे हैं कि बहुत सी ऐसी लोन ऐप है जो गूगल प्ले स्टोर में पड़ी हुई हैं, जो कि आरबीआई की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, और ये जो है वो मतलब डिस्क्लोज भी नहीं करते कि किस एनबीएफसी के साथ में ये एसोसिएटेड रहती हैं। तो वो सब चीज़ भी आपकी रहती है। तो ये जो है वो देखिए हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा एक तरह से खतरनाक बात है कि हम कई लोगों के साथ में फ्रॉड होता है। वो अपना पैसा लगा देते हैं
अब उन्होंने पैसा लगा दिया किसी ऐसे ऐप पर जो कि ये डिस्क्लोज भी नहीं कर रहे, आरबीआई के नॉर्म्स के भी अगेंस्ट है, तो उनके साथ में फ्रॉड के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस को कर्टेल करने के लिए जो है वो ये सब डेटा निकल के आया है और इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, द न्यू नॉर्मल ऑफ पॉलिटिकल स्प्लिट्स एंड शिफ्ट्स। तो बोले कि पार्टीज आर मोर क्लोजली अलाइंड विद द स्टेट एंड द पार्टी बॉन्ड एग्जिस्ट ओनली एज लॉन्ग एज इट इंश्योर द लेजिस्लेटर सक्सेस। मतलब आप एक तरह से सोच सकते हैं कि ये बेसिकली बात किसकी कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में हमें स्प्लिट्स देखने को मिलते हैं, जो शिफ्ट्स देखने को मिलते हैं, बेसिकली ये उनके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, राइटर बोल रहे हैं कि नहीं किस तरह से जो है वो यहाँ पर पार्टीज़, जैसे मान लीजिए तो जनता के साथ में धोखा ही है कि हमने तो वोट दिया था कि ये पर्सन जो है वो इस पार्टी का इंसान है, पर ये जो है वो बाद में जीतने के बाद में अपनी पार्टी चेंज कर रहा है। तो देखिए जनता के साथ में भी धोखा होता है और ऐसे सब चीज़ों को लेकर के मतलब यहाँ पर राइटर पूरा बात कर रहे हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो आया था आपका, इट केम इन टू बींग विद द इंक्लूजन ऑफ 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल कब ऐड हुआ आपका? 1985 में, जब हमारे यहाँ पर 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था। तो ये आपको एक्ट भी याद रखना है, ये ईयर भी आपको याद रखना है, ये शेड्यूल भी आपको याद रखना है। सवाल कहीं से भी घूम करके आ सकता है ना। तो आप देख सकते हैं कि रिसेंटली बड़ा ज़्यादा टर्मोइल देखने को मिल रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ, मध्य प्रदेश में भी ऐसे केसेस हमें देखने को आए दिन मिलते रहते हैं। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कहीं से भी कैसे भी जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं हमारे लिए। तो बोल रहे अकॉर्डिंग टू द लॉ, if a member of parliament or state legislature gives up his membership of a political party or votes abstains from a vote contrary to the directions of his party, he can be disqualified। तो हम यहाँ पर अगर कोई डिफेक्शन करता हुआ पाया जाता है, यानी कि वो जिस पार्टी का मेंबर चुना गया उसको छोड़ करके वो अगर दूसरी पार्टी में ऐसे ही चला जाता है, तो वो डिस्क्वालीफाई उसे किया जा सकता है। तो 1985 का ये जो एक्ट है वो अलाउ करता है, आप देखिए इसमें एक्सेप्शन है, वो लॉ करते हैं कि अगर 1/3 या फिर इससे ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर्स किसी पार्टी को छोड़ के जाते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। क्योंकि आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि ये पार्टी ए है, ये पार्टी बी है, मान लो ये पार्टी जो बी है इसको जो है वो 49 वोट्स जो है वो मिले, टोटल जो है वो इसने 49 सीटें जीती हैं और इसने जो है वो 51 सीटें जीती हैं। तो इसके लिए बड़ा आसान है कि यहाँ से अगर ये दो जो है वो मेंबर्स को किसी भी तरह से खरीद ले तो वो इसकी पार्टी में आ जाएंगे और इसकी जो है वो सरकार बन जाएगी, यानी इसके पास मेजॉरिटी आ जाएगी बी के पास में। तो यहाँ पर जो है वो ये सिस्टम हो तब तो गलत है, तब तो उनको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। बट अगर ऐसा होता है कि इस ए पार्टी के जो है वो यहाँ पर 1/3 मेंबर या फिर इससे ज़्यादा मेंबर जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि पार्टी ए में कुछ गड़बड़ है, यानी कि वो डिफेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो बोल रहे हैं कि अगर हम बात करें कि 2003 में जो अमेंडमेंट हुआ उसमें ये बोला गया कि मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड फॉर अ मर्जर इज़ 2/3 ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्टी, कि अगर मर्ज करना है तो 2/3 जो मेंबर है वो यहाँ पर होने चाहिए, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है इसकी 2003 के अमेंडमेंट के बाद में। अब बोल रहे कि ये जो लॉ है इसको क्रिटिसाइज किया जाता है, क्यों? क्योंकि बोला राइट टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू टेक पोजीशन डिफरेंट फ्रॉम द पार्टीज, मतलब कि वो किस तरह से यहाँ पर उनको ये राइट देता है कि आप जो है वो अलग अपनी पार्टी से अलग जो है वो सब चीज़ें कर सके। तो बोला द लॉ हैज़ नॉट बीन इफेक्टिव इन कर्बिंग डिफेक्शंस, तो उसमें ये इफेक्टिव नहीं है, ये सब चीज़ें जो है वो बोली जाती हैं। अब एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता दूं, अगर मैं एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करती हूँ तो देखिए आपको पता है कि 1975 से 77 में हमारे देश में लगी थी एमरजेंसी, ठीक है। तो ये एमरजेंसी का टाइम पीरियड हुआ करता था। अब एमरजेंसी के टाइम पर ये स्टेट और सेंटर में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आए, उन कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर जो है वो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आता है उसके बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत से मतलब पहले तो आप देख सकते हैं कि एमरजेंसी से पहले क्या होता था कि एक ही पार्टी हुआ करती थी, एक ही पार्टी रूल किया करती थी, कांग्रेस ही रूल किया करती थी। पर 75 से 77 जब यहाँ पर एमरजेंसी लगी तो उस दौरान में क्या हुआ कि और भी कई सारी पार्टीज निकल के आई और वो भी सत्ता पे आने लगी। तो यहाँ पर जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच में यानी अलग अलग पार्टी होने की वजह से बहुत से मतलब यहाँ पर सिस्टम ऐसे आने लगे कि कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। तो उसके बहुत बाद में यहाँ पर क्या होता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर के आते हैं
कब? 1985 में, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रावधान लेकर के आते हैं कि हम 10th शेड्यूल जो है वो ऐड करते हैं संविधान में, और हम डिस्क्वालीफाई करेंगे एमपीज या एमएलएस को। तो इसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इन्होंने कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस किए। तो कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 101 में चेंज किया, उसके अलावा आर्टिकल 190 में चेंज किया, ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 102 में चेंज किया, आर्टिकल 191 में चेंज किया। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए। फिर उसके बाद 2003 में 91st अमेंडमेंट एक्ट आया, और इन्होंने यहाँ पर बोला कि कुछ एग्जेम्पशंस दिए कि स्प्लिट कब नहीं होगा। तो बोला डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो यहाँ पर इसके 2 एक्सेप्शंस निकल के आए। एक तो बोला कि अगर 2/3 मेंबर जो है वो यहाँ पर मर्ज हो जाते हैं, है ना, और 1/3 का अगर यहाँ पर स्प्लिट होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपके निकल के आए। या फिर आपका अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस जो है वो इस तरह की चीज़ें करता है, तो वहाँ पर डिफेक्शन के नियम जो है वो लागू नहीं होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी जो है निकल के आती हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर बेसिक से जानी। अभी यहाँ पर हम करते हैं इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन। तो बोले कि इन विच ईयर द एंटी डिफेक्शन लॉ पास। अभी आई होप आपको इसका आंसर आता होगा, मैंने अभी आपको बताया है। देखते हैं आपने कितने अच्छे से जो है वो ये टॉपिक को सुना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास 1950, 1960, 1985 या 2005। तो इसका सही आंसर जो है वो आपने दे दिया होगा। अभी देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है 1985, ठीक है। और इसको री इन्फोर्स 2002 में किया गया। तो 2003 में आपको पता है कि अमेंडमेंट एक्ट आया था। नेक्स्ट इसी के रिगार्डिंग एक सवाल है, बोला कि हु डिसाइड्स वेदर द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन इज टू बी डन और नॉट। तो कौन यहाँ पर डिसाइड करता है कि ये एंटी डिफेक्शन के रिगार्डिंग जो डिस्क्वालिफिकेशन करना है कि नहीं करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर जो है वो आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। चलिए इसका सही आंसर जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कि ये जो डिस्क्वालिफिकेशन का जो है वो डिसीजन लेना होता है, ये कौन लेता है? या तो स्पीकर लेता है या फिर चेयरमैन ऑफ द हाउस लेता है, ठीक है। जहाँ पर भी केस को उठाया जाता है वहीं पर ये अकॉर्डिंगली लिया जाता है डिसीजन। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है कि द स्कैम फॉल्ट लाइन इज डैमेजिंग इंडियन बैंकिंग। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पर बोला है कि मोर स्टेप्स टू प्रिवेंट फ्रॉड्स आर नीडेड विच इंक्लूड टाइटनिंग द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम ऑफ बैंक्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि हम अगर इंडिया को देखें तो इंडिया में आजकल बहुत से बैंकिंग स्कैम्स जो है वो निकल के आ रहे हैं। तो इनकी तादाद जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है। अगर हम देखें कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम बना रहे थे तो उस समय भी यहाँ पर कई सारे केसेस निकल गए, जैसे DHFL का केस निकल के आया था, ठीक है। ये क्या है? दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ hoodwinked a consortium of banks driven by Union Bank of India to the tune of 35,000 रुपीज़ करोड़ थ्रू फाइनेंशियल मिस इंटरप्रिटेशन। तो मिस रिप्रेजेंटेशन, तो ऐसी सब चीज़ें निकल के आ रही थी। अगर हम फैफ की बात करें तो ABG शिपयार्ड लिमिटेड ऑफ सूरत हैड ऑलरेडी टेकन अ लोन ऑफ कितना का? इन्होंने 23,000 करोड़ रुपए का एक लोन लिया था। तो फेक मैनर पर ये लोन भी लिया गया, ठीक है। अभी हम इसके बारे में बात करते हैं कि बोल क्या रहा है यहाँ पर राइटर। तो बोल रहे हैं कि जो February 1, 2019 में कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स हुआ था, अभी इस मीटिंग में बोला कि ये क्या करना चाहते थे? कंसेंस ऑफ द सीरियस एलिगेशंस ऑफ लोन रीपेमेंट डिफॉल्ट अगेंस्ट DHFL। तो ये सब केस निकल के आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि मतलब बेसिकली यहाँ पर राइटर बोलना क्या चाह रहे हैं कि कई सारे हमें यहाँ पर फ्रॉड्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं कि कंपनीज वगैरह को लोन देते हैं और वो लोन को रीपे नहीं करते हैं। तो NPA वगैरह जो है वो बढ़ रहा है देश का, ये सब बातें बोल रहे हैं, ठीक है। तो NPA आपको पता है कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। तो बेसिकली अगर हम NPA के बारे में बात करें कि देखिए क्या होता है कि अगर एक इंसान है वो जो है वो उसने लोन लिया है और वो उसको रीपे नहीं कर पाया विदिन 90 डेज, तो उसको जो है वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि ये एसेट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा और ये हमारी कंट्री के लिए जो है वो अच्छा नहीं है, देश की उन्नति के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकल आती हैं। अब बोल रहे हैं कि नहीं, आपका जो CBI है इन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ अ मोस्ट बैडली हिट विद द नॉन परफॉर्मिंग एसेट।
तो एनपीए सबसे ज़्यादा जो है वो एसबीआई में देखने को मिला, तो इसका कितना 9,898 करोड़ रुपीज़ द वेरी सम ऑफ DHFL एक्वायर्ड फ्रॉम इट। तो DHFL ने जो है वो इससे इतने पैसे लिए थे। अब बैंक ऑफ इंडिया या कैनरा बैंक की हम बात करें तो इनको भी प्लंडर किया गया, 4,000 करोड़ रुपए जो है वो DHFL के द्वारा इनसे भी लिए गए, ठीक है। और बोले कि मोर देन 3,000 करोड़ रुपीज हैज बीन सपोजली क्लीन्ड अप बाय द DHFL फ्रॉम द यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB। तो मतलब हर जगह पर इन्होंने जो है वो फेक मैनर में इस तरह से जो है वो लोन्स वगैरह लिए। अब बोले कि जो बैंकिंग सिस्टम है कंट्री का, वो आपको पता है कि बैकबोन होता है, इकोनॉमी का बैकबोन होता है। क्यों? क्योंकि यहीं से सब चीज़ें जो है वो आपकी चलती हैं। अगर इस सेक्टर में ही लॉस होगा तो आप सोचिए कि कंट्री का जो आपका ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो बोले कि एनपीए दैट बैंक्स इनकर आर मेनली ड्यू टू द बैड लोन्स एंड स्कैम्स, की स्कैम या बैड लोन्स की वजह से यहाँ पर एनपीए हमें ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर हम एनपीए की बात करें दैट बैंक्स इन कंट्री आर मेनली ड्यू टू बैड लोन्स एंड स्कैम्स, तो वहीं से ये निकल के आते हैं। अगर हम आरबीआई की डेटा की बात करें तो आरबीआई का डेटा ये बताता है कि अराउंड 34% जो स्कैम्स होते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में वो इनसाइड वर्क के कारण होते हैं या फिर पुअर लेंडिंग प्रैक्टिसेस की वजह से होते हैं। यानी कि जो काम करने वाले हैं बैंक के अंदर लोग, वही यहाँ पर जो है वो मिड लेवल मैनेजमेंट अच्छे से नहीं कर पाते और वो पुअर लेंडिंग प्रैक्टिसेस के द्वारा जो है वो यहाँ पर देते हैं। या फिर जो यहाँ पर चलता है कि नहीं अगर रेट्स कम है तो आप भी लोन ले लो, आप भी लोन ले लो, उस तरह की चीज़ें जो है वो रहती है। तो बोला कि ग्लोबल बैंकिंग फ्रॉड सर्वे के अनुसार बोला गया है KPMG के द्वारा कि द इशू इज़ नॉट जस्ट फॉर इंडिया लोन पर वर्ल्ड वाइड ये सेम चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट की, जो कि जारी करती है कौन? आरबीआई। तो ये याद रखना है आपने, कुछ छोटी मोटी चीज़ें आपकी होती है जहाँ से यूपीएससी सवाल पूछ लेता है। तो आरबीआई ने कौन सी रिपोर्ट जारी की? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जारी की 2021 में, दिसंबर 2021 में। तो उन्होंने बोला कि प्रोजेक्शन ऑफ द ग्रॉस एनपीएस ऑफ बैंक राइजिंग, तो कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहे? 6.9% ये हमें 2021 में देखने को मिले थे और फिर वहाँ से ये आपको 8.1% जो है वो 2022 तक, सितंबर 2022 तक देखने को मिल रहे हैं अंडर द बेस लाइन सिनेरियो और 9.5% अंडर द सिवियर स्ट्रेस सिनेरियो। तो बेस लाइन पर देखें तो फिर भी थोड़ा कम है, पर सिवियर स्ट्रेस की बात करें तो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। और आपका डियोलाइट के द्वारा जो रिसर्च हुआ है, इनके द्वारा इन्होंने बताया है कि लिमिटेड एसेट मॉनिटरिंग आफ्टर disbursement 38% of the foremost reason behind the stress assets in Sheffield due to diligence before disbursement 21% was among the major factor फॉर दीज एनपीएस। कि यहाँ से ये सब चीज़ें निकल के आ रहे हैं। तो ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि जो डिसबर्समेंट की अगर हम बात करें 38% जो है वो फोरमोस्ट सीजन में, तो उसमें जो है वो ये बात करें कि स्ट्रेस एसेट्स की ही यहाँ पर बात की जा रही है। मतलब कि इनसफिशिएंट डिलीजेंस वजह से ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। यानी कि कमियां जो है वो हम में ही है, हम ही जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, ये सब बातें बोल रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ बैंक स्कैम्स के बारे में बताया, जैसे नीरव मोदी का सबको पता है, मेहुल चोकसी हो गया, PNB का आप देख सकते हैं केस, विजय माल्या का देख सकते हैं, है ना। तो कई सारे ऐसे और भी केसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं जिस वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो बोल रहे कि हाई एनपीए जो है वो रिड्यूस करता है हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को, है ना। बिसाइड इंक्रीजिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट की, वो तो इंक्रीज नहीं होती है, बट हमारे मार्जिन जो है वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो भी यहाँ पर गिर जाते हैं। तो बोला कि ये जो है दीज बैंक्स मीट दिस कॉस्ट बाय इंक्रीजिंग द कन्वीनियंस फीस फ्रॉम देयर स्मॉल कस्टमर्स और डे टू डे बेसिस। तो वो उन्हीं से जो है वो ये सब चीज़ें रिकवर करने के लिए बढ़ाते जाते हैं, तो वो सब चीज़ें देखने को मिलती है। अब आरबीआई के डेटा के अनुसार देखें तो कोऑपरेटिव लोन्स में अगर हम देखें तो 70% जो है वो इनमें से तो बैड लोन्स ही हैं, है ना। तो यहाँ पर बोले कि जो रिटेल लोन्स में अगर हम बात करें, इंक्लूडिंग कार लोन्स या होम लोन्स वगैरह की बात करें, पर्सनल लोन्स की बात करें, तो वो सिर्फ 4% आते हैं और बाकी सब चीज़ें तो यहाँ पर आपको देखने वाले हैं। अगर हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बैंगलोर की बात करें तो उन्होंने बोला है कि पुअर बैंक कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज कॉज बिहाइंड द राइजिंग बैंक स्कैम्स एंड एनपीएस। तो ये पूरा का पूरा किसको बताते हैं कि बैंक का जो गवर्नेंस है वही अच्छा नहीं है, उसकी वजह से ये एनपीए में हमें राइज देखने को मिल रहा है। चलिए हमने यहाँ पर बात कर लिया, अभी प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सब चीज़ें क्या है, तो हमें यहाँ पर कंसिडर क्या करना होगा, व्हाट आर द स्टेप्स दैट नीड कंसिडरेशन, उनके बारे में बात करते हैं।
तो बोले कि ये जो रेगुलेशन है कंट्रोल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें एनपीए को रिड्यूस करना है। तो यहाँ पर बोल रहे कि बैंक को क्या करना चाहिए, बैंक को थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए जब वो लेंडिंग दे रहा है इंडियन कंपनीज को खास करके, या फिर बहुत बड़े बड़े लोन्स जो है वो दे रहा है, अब्रॉड में दे रहा है, तो उनको थोड़ा सा जो है वो कॉशियस रहना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर रिक्वायरमेंट किसकी है, अर्ज नीड टू टाइटन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम, कि उनको भी आप कीजिए। तो मेन बात तो ये कि आप इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट सिस्टम को मजबूत बनाइए ताकि आप सब चीज़ों को सही से लेकर के चल पाए। तो बोले कि फास्ट रोटेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बैंक लोन डिपार्टमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एम्प्लॉयज़ को भी रोटेट कीजिए, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर ये भी नीड है कि हम एमआई सिस्टम पर जो है वो थोड़ा गौर फरमाएं, यानी एमएस क्या है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, टू मॉनिटर अर्ली वार्निंग सिग्नल्स वगैरह जो भी होते हैं उन सब चीज़ों के। और CIBIL के बारे में बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि ये जो स्कोर ऑफ बोरोवर, यानी फॉर्मली इसको हम क्या बोलते थे, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इसकी बात हम कर रहे हैं, तो शुड बी इवेल्युएटेड बाय द बैंक्स कंसर्न्ड एंड RBI ऑफिशियल्स, तो मतलब कि उनसे रिलेटेड सब चीज़ें जो है वो हमें लेकर के चलना चाहिए। अब बोले कि फाइनेंशियल फ्रॉड की अगर हम बात करें तो उनको हम रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम क्या करें, ग्रेट एक्सटेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, क्या करने से, यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, उसको अगर हम यूज़ करें तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो कंट्रोल में आ सकती हैं। बात करते हैं कि हमें इस्टेब्लिश क्या करना होगा, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL, इसके बारे में बात कर रहे हैं। और बैंक, बैड बैंक, तो बैड बैंक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, ये सब चीज़ें आपकी बहुत समय से चली आ रही हैं, पर यहाँ पर राइटर ये बोल रहे हैं कि सिर्फ इन्हीं के ऊपर रिलाय रहना भी एक अच्छी बात नहीं है, तो हमें वो सब चीज़ें भी लेकर के चलना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं द सर्च फॉर डार्क मैटर, डार्क मैटर के बारे में बात करते हैं। तो बोल रहे हैं कि व्हाट आर डिस्टेंस स्केल्स एंड हाउ डू दे हेल्प इन प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डार्क मैटर, कि डार्क मैटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ये। तो डार्क मैटर होता क्या है, या ये जो है वो इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अगर आप डार्क मैटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है कि यूनिवर्स में जो 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं एक्टिंग ऑन पार्टिकल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस या वीक न्यूक्लियर फोर्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की या ग्रेविटेशनल फोर्स की, इन 4 फोर्स की हम यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो फोर्स जहाँ पर एक्ट करती हैं, इनकी जो इंटरेक्शन होती है उसका जो रिजल्ट है, ठीक है। तो बोले कि डार्क मैटर जो है वो किससे बना हुआ है, ऐसे पार्टिकल से बना है जिनके ऊपर ना तो कोई चार्ज है, मतलब कि उनके ऊपर चार्ज नहीं है, यानी कि वो इंटरैक्ट नहीं होते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के नहीं होता मतलब उनके बीच में, ठीक है। तो ये पार्टिकल्स को हम डार्क बोलते हैं क्योंकि इनमें लाइट ही नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपकी चल के आती हैं। तो बोल रहे हैं कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमिनन है या फिर एक मैटर है जिसको बोले बिकॉज दे पजेस मास लाइक नॉर्मल मैटर, ये इसलिए मैटर है। डार्क है क्योंकि लाइट नहीं है, मैटर क्यों है, क्योंकि ये नॉर्मल मैटर की तरह ही इसमें जो है वो मास है और ये इंटरैक्ट करता है थ्रू ग्रेविटी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो बिसाइड नॉट बीइंग फुली इंटीग्रेटेड एंड अंडरस्टूड बाय पार्टिकल फिजिक्स is extremely weak, and for one thing a particle that interacts so weakly becomes rather elusive to detect। तो हमें यहाँ पर ये सब चीज़ें जो है वो पता चलती है। तो डार्क मैटर पार्टिकल की अगर हम बात करें तो ये किससे बना हुआ, हमने अभी भी इसके बारे में बात किया कि जिसके ऊपर जो है वो कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, और ये डार्क है क्योंकि इनमें लाइट नहीं है, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना है, ये एक मैटर है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मास है, एक नॉर्मल मैटर की तरह इसमें भी क्या होता है, मास होता है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एंड इनडायरेक्ट एविडेंस जो हमें डार्क मैटर का देखने को मिलता है, एंड एविडेंस इज रिफ्लेक्टेड बाय द वेरियस लेवल्स ऑफ डिस्टेंस स्केल्स एज फिजिक्स वुड एक्सप्लेन। तो वो वहाँ से निकल के आता है कि हमारे पास इसके एविडेंसेस हैं। और ये आपका न्यूज़ में क्यों आया है अगर हम इसके बारे में बात करें तो बोल रहे हैं कि जो मोस्ट सेंसिटिव डार्क मैटर डिटेक्टर है उसका एक्सपेरिमेंट चल रहा है वर्ल्ड में, कौन सा, ये है ल्यूक्स जेप्लिन के नाम से, जिसे हम LZ भी बोल रहे हैं। ये कहाँ से चला है, साउथ डकोटा US से चला है। तब ये आपका आर्टिकल जो है वो थोड़ा सा न्यूज़ में आ गया है, तो इसके बारे में आपने थोड़ी सी चीज़ें जो है वो याद रखनी है। साइंटिस्ट का मानना है कि जो हमें विजिबल है वो बहुत ही कम है, ठीक है। उसके अलावा हम सिर्फ जो है वो 4 to 5% ही यूनिवर्स को देख रहे हैं आज की डेट में, बाकी जो भी है वो डार्क मैटर ही है। डार्क मैटर के अलावा ये एक गॉड पार्टिकल की भी बात करते हैं। गॉड पार्टिकल वो है जिससे जो है, देखिए कोई तो ऐसी एनर्जी है जो पूरे के पूरे यूनिवर्स को चला रही है
उसी को गॉड पार्टिकल बोला जाता है। तो वो सब चीज़ें यहाँ से निकल के आती है। ये डार्क एनर्जी की भी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है द न्यू गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के बारे में बात की जा रही है। न्यू गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग निकल के आई हैं। तो बोले कि सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने ये न्यू गाइडलाइंस इशू क्यों की है, पहले तो हम ये जानेंगे, और वो किस तरह से कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो बात करते हैं, बोले कि ऑन जुलाई 4 द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, देखिए CCPA आपका थोड़े दिन पहले भी न्यूज़ में आया था जब हमने एडवर्टीजमेंट वाला जो आर्टिकल है वो कवर किया था। तो CCPA के बारे में आप जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे बताइएगा कि कब ये सेटअप हुआ, इसका हेडक्वार्टर वगैरह, वो सब इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो बोल रहे कि इन्होंने अनाउंस किए हैं 5 की गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस रिगार्डिंग द लीवी ऑफ सर्विस चार्जेस इन होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स, की किस तरह से ये जो है वो सर्विस चार्जेस लगाते हैं, वो सब चीज़ें की GST वगैरह लगाते हैं। तो उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर अगर हम सर्विस चार्ज की बात करें कि ये होता क्या है, तो ये ऐसी फीस है जो कि हमसे ली जाती है फॉर सर्विसेज, कि उन्होंने हमें अपनी सर्विस, जैसे हम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सर्विस के नाम पर जो हमसे फ़ीस ली जाती है उसे हम सर्विस टैक्स बोलते हैं। चाहे वो हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए हो, चाहे वो फूड बेवरेजेस या इंडस्ट्री किसी भी के लिए हो, उसे हम सर्विंग करने के लिए, यानी कस्टमर को सर्व किया है उसका चार्ज लिया, तो वो सर्विस चार्ज जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई कस्टमर देखता है कि होटल या रेस्टोरेंट जो है वो उनसे सर्विस चार्ज ले रहा है तो वो वायलेट कर रहा है इन गाइडलाइंस को, और वो अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं NCH में, चाहे वो 10915 पर कॉल करके उनको जो है वो कर सकते हैं, या फिर वो NCH की मोबाइल ऐप के द्वारा भी यहाँ पर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक लिंक है जिसको क्या है edakhil.nic.in, इसके ऊपर जो है वो यहाँ पर जो है वो कंप्लेन दर्ज की जा सकती है। अब बात करते हैं कि पावर क्या है CCPA की। अगर हम CCPA की पावर की बात करें तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई कस्टमर राइट्स को या कंज्यूमर राइट्स को वायलेट करता हुआ पाया जाता है तो यहाँ पर एक बहुत ही शानदार आर्टिकल आता है, कौन सा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ठीक है, तो ये एक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, इसके हम बात कर रहे हैं। ये क्या है, द अथॉरिटी वाज एस्टैब्लिश्ड टू रेगुलेट वेरिएशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स, वायलेशंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स की पूरा का पूरा इनको रेगुलेट करेगा, या कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है उनको पूरा देखेगा, फॉल्स या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स कर रहा है उनको देखेगा, ठीक है, या प्री जुडिशियल एंड इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, वो सब चीज़ों को ये देखते हैं। बोला कि CCPA जो अथॉरिटी है वो आती है आपकी सेक्शन 8 ऑफ CPA एक्ट 2019 के तहत। ये प्रोटेक्ट करता है पूरी तरह से और प्रमोट करता है, इंपॉर्टेंटली इन्फोर्स करता है कंज्यूमर प्रिवेंट वायलेशन एंड राइट्स अंडर दिस एक्ट। तो 2019 एक्ट के अंडर ही ये सब चीज़ें जो है वो आपकी निकल के आती हैं। तो बोल रहा है कि ये जो है ये गाइडलाइंस भी इशू कर सकता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसी एक्ट के द्वारा पावर लेकर के गाइडलाइंस वगैरह इशू कर सकता है। इस अथॉरिटी के जो issued a letter to chief secretaries of the states on service charge imposition and asking them to ensure the compliance of the new guidelines, की ये पूरा का पूरा देखेगा कि नहीं ये नई गाइडलाइंस जो इन्होंने जारी की है उनके तहत सब चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। तो अगर कंप्लेंट वगैरह करना हो तो वो सब चीज़ें यहाँ के द्वारा की जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट इस आर्टिकल में फर्दर और क्या चीज़ें बताई। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि सर्विस चार्ज क्या होता है। तो सर्विस चार्ज हमारे पास वो है जो कंज्यूमर को सर्व करने के नाम पर चार्ज लिया गया है, चाहे वो किसी होटल में है, किसी रेस्टोरेंट में है, तो वो जो चार्ज लिया गया है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। अगर हम बात करें कि गाइडलाइंस क्या बोलती हैं, तो गाइडलाइंस में ये लिखा गया है कि अगर आप किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो कोई भी आपके ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कहीं पर भी आपके ऊपर सर्विस चार्ज को फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं कि कस्टमर की अपनी मर्जी है, उसके पास अपना एक ऑप्शन है, अपने डिस्क्रिप्शन से वो फैसला ले सकते हैं कि उसको सर्विस चार्ज देना है या फिर नहीं देना है। होटल या रेस्टोरेंट्स जो है वो यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी एंट्री या फिर सर्विस चार्ज को बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्जेस। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ बोली जा रही है कि होटल्स कैन नॉट ऐड सर्विस चार्ज टू देयर बिल्स एंड चार्ज GST ऑन द टोटल, की वहाँ पर भी ये एक्स्ट्रा यहाँ पर चार्ज नहीं कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कस्टमर के ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर है कि वो टिप पे करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, उसको उसके लिए भी फोर्स नहीं किया जा सकता। तो कंज्यूमर कैन नॉट बी फोर्स टू पे अ सर्विस चार्ज विदाउट हैविंग चॉइस टू डिसाइड, ठीक है। तो वो वहाँ पर खुद से ऐसा नहीं करेगा। CCPA ने जो है वो यहाँ पर ये जो डिसीजन लिया है, तो ये किसके बेस पर लिया है, तो ये जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जो मैंने आपको अभी बताया 1915 के तहत जो ये हेल्पलाइन है, इसके द्वारा जितनी भी यहाँ पर इनके पास में जो कंप्लेंट्स वगैरह आई कि बोले कि अननेसेसरी हमारे ऊपर सर्विस चार्ज लगाया जा रहा है, बिल में ऐड किया जा रहा है, ठीक है, उसको भी ऐड करके जब बता रहे हैं फूड आइटम्स में, वो सब चीज़ें। तो ये जो टैक्सेस है इनको कर्टेल करने के लिए, ये सर्विस चार्ज को कर्टेल करने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर निकाल के आया। और ये भी बोला गया है कि अगर कोई फूड आइटम्स के ऊपर ऐसी सब चीज़ें को करता हुआ पाया जाता है या कुछ भी ऐसा चार्जेस आपसे लिया जाता है तो वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में माना जाएगा CPA के तहत, ठीक है। चलिए बताइए मुझे कि CPA जो एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये किस ईयर में आया था, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपने। अब बोले व्हाट आर द मैकेनिज्म, रिड्रेसल मैकेनिज्म क्या रहेगा, तो अभी भी मैंने आपको बताया कि अगर आप तो प्री लिटिगेशन कर सकते हैं, आप यहाँ पर कॉल करके, ये हेल्पलाइन नंबर है 1915 इनका NCH का, या फिर आप NCH की मोबाइल ऐप के द्वारा भी कंप्लेंट्स जो है वो कर सकते हैं। तो कंप्लेंट आप उसके अलावा कहाँ कर सकते हैं, edakhil.nic.in में भी, इन डॉट में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाई द वर्ल्ड नीड्स पीस इन यूक्रेन, यूक्रेन में पीस की क्या ज़रूरत है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, शशि थरूर के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर बोला गया द वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस वॉर एंड इंडिया इज इन अ यूनिक पोजिशन टू हेल्प। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि मैं आपको पूरा ये आर्टिकल समझा देती हूँ। हमने पहले भी यूक्रेन और रशिया वॉर के बारे में पढ़ा था, है ना। तो आप सब जानते हैं कि हम जो है वो रशिया के साथ में भी अच्छे रिलेशन जो है वो होल्ड करते हैं, है ना। जैसे जो है वो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं वो अपनी बहुत ही अच्छी एक पॉलिसी लेकर के चलते हैं। तो ये जो है वो हम रशिया के साथ में भी अच्छे रिलेशन हमने बरकरार रखे हैं कि हम उनसे ऑयल वगैरह परचेज कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन की बात करें तो यूक्रेन के साथ में भी हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं, है ना। तो दोनों कंट्री के साथ में अच्छे रिलेशन हैं, मतलब इंडिया के हैं। अगर हम दूसरी तरफ बात करें कि जो अगर यहाँ पर देखा जाए कि यूक्रेन और रशिया का ये जो वॉर है, अगर हम इस वॉर को ध्यान से देखें तो इस वॉर को जो है वो इस वॉर की कंटिन्यूएशन में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि फ़ायदा है एक तरह से, जैसे USA का भी फ़ायदा है, क्योंकि अगर हम बात करें कि नाटो की, तो नाटो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। अगर हम दूसरी तरफ देखें चाइना का भी फ़ायदा है, क्योंकि चाइना ये चीज़ देखेगा कि नहीं रशिया के ऊपर जितने ज़्यादा सैंक्शंस लगेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है कि इनको जो है वो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है उस केस में। इंडिया की बात करें तो इंडिया दोनों के साथ में एक तरह से अच्छे रिलेशन बना करके रखता है। तो इंडिया यहाँ पर दोनों में बातचीत करवा सकता है और यहाँ पर जो है वो इस मसले का हल निकाल सकता है। वो सब चीज़ें यहाँ पर राइटर के द्वारा बोली जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं कि PM अनवील्स नेशनल एम्बलम अटॉप न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये हमारा नेशनल एम्बलम जो है वो नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर लगा दिया गया है। एंड द स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रॉन्ज, ये ब्रॉन्ज का बना है, इसका वेट कितना है 9500 kg इसका वेट है और इसकी विड्थ कितनी है तो 4.34 मीटर जो है वो इसकी विड्थ है, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही शानदार पिक्चर है यहाँ पर ये जो पूरा मुद्दा है ये थोड़ा सा आपका विवादों में आ गया, कंट्रोवर्सी में आ गया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इसको अनवील नहीं कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनली, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर आती हैं। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो आपको पता है कि ये थोड़ा ट्रायंगुलर शेप में रहने वाला है, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। चलिए हम एक सवाल करते हैं उसके बाद में जो है वो, हाँ, तो यहाँ पर देखिए कि ये ट्रायंगुलर शेप में आपको दिख रही है बिल्डिंग, ये इस तरह की आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके इंटीरियर के थीम की, तो लोकसभा में जो है वो यहाँ पर पीकॉक का जो है वो जो हमारा नेशनल बर्ड है वो लगाया जाएगा। राज्यसभा में लोटस यानी हमारा नेशनल फ्लावर लगेगा एंड सेंट्रल हॉल में बनियन ट्री यानी कि हमारा नेशनल ट्री लगेगा, ठीक है। तो वो है। उसके अलावा नेशनल एम्बलम की बात करेंगे तो वो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर लगेगा और इसमें लोकसभा की सीट कितनी होंगी 888 सीट्स होंगी, ठीक है। आपको पता है कि करंट चैम्बर में 552 पीपल ही टोटल बैठ सकते हैं। राज्यसभा की सीट 384 तक होंगी। तो वो सब चीज़ें की बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि वेयर इज इंडियाज लार्जेस्ट सोलर फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट
ऑपरेशनलाइज रिसेंटली। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि कहाँ पर इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो लगा, जो कि अभी ऑपरेशनलाइज भी हो गया। तो देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा एंड गुजरात। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में जो है वो ये लगा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने थोड़ी ध्यान में रखनी है, इसके रिगार्डिंग आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लेक्चर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप मतलब लाइक करते रहा कीजिए, और जो भी मैं आपसे सवाल पूछती हूँ आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनके आंसर जो है वो आप ज़रूर दीजिए। उससे जो है वो थोड़ा आइडिया लग जाता है मुझे भी कि नहीं कितने लोग इसको ध्यान से सुन रहे हैं, क्या सब चीज़ें चल रही हैं। तो आप कमेंट में जो है वो ज़रूर आंसर दिया कीजिए। ठीक है, उसके अलावा मैं आपके लिए जो है वो इसी तरह से डेली बेसिस पर विद MCQs जो है वो ये डिस्कशन करती रहूँगी। तो अगर आप कुछ और इसमें जो है वो ऐड करवाना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में वो भी दे सकते हैं। थैंक यू।